तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो वर्णिका आपका बुक है ना उसका 4th लेसन के बारे में। 3 चैप्टर आपको हम पढ़ा चुके हैं। पहला दही वाली मंगमा, ठीक है, दूसरा ढहते विश्वास और तीसरा आपको पढ़ाए थे माँ। ये 3 चैप्टर आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 4थे चैप्टर के बारे में। ये आपका जो पार्ट होगा ना, ये पार्ट आपका क्या है, 4 है और द नेम ऑफ द चैप्टर इज नगर। इस चैप्टर का नाम क्या है, नगर। इस पार्ट का नाम क्या है, नगर है। और इसको लिखा है किसने, सुजाता ने, ठीक है। किसने लिखा है, सुजाता ने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th वर्णिका जो है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर को लिखा है किसने, सुजाता ने। आप देखेंगे कि आपको क्लास 10th में 2 तरह का बुक पढ़ना है, एक गोधूली पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है आपको, वर्णिका। ये जो बुक देख रहे हैं ना, ये वर्णिका है, वर्णिका भाग 2। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णिका भाग 2 से भी क्वेश्चंस आएंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किस चैप्टर के बारे में, नगर। ये लेसन कौन सा है, 4 है। और यह एक क्या है, कहानी है। और ये लिखा गया है किसके द्वारा, तो संपूर्ण पाठ की हम लोग व्याख्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानेंगे पाठ का सारांश और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम में भी पूछता है और काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जो पहला जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, नगर। नगर चैप्टर है। सबसे पहले यह पाठ क्या है, यह एक कहानी है। ये एक कहानी किसके बारे में, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे आप कहेंगे कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगे बेटियां। ये कहानी है एक ऐसे अशिक्षित औरत की जो ये दर्शाती है कि आज के समय में जिस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, और खास करके महिलाओं के पास अगर ज्ञान नहीं है, नारी सशक्तिकरण नहीं है, अगर नारी के पास शिक्षा नहीं है, तो उसे हर जगह धक्का खाना पड़ता है, हर जगह तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप देखेंगे कि आज 21वीं शताब्दी में जिस तरह से बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उस तरह से बेटियों को भी क्या दिया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार भी जागरूक है, तरह तरह की सरकार योजना लाती है, तरह तरह की लालच देती है, ठीक है। कि आज भी हमारे समाज में जिस तरह से पुरुष को हर चीज का दर्जा दिया गया है, उस तरह से महिलाओं को, नारियों को भी वैसा मौका दिया जाए कि वे भी अपना खुद का स्टेटस जो है बिल्डअप कर सके, अपनी खुद की एक पहचान बना सके। अच्छा, आप देखेंगे ना, जितना ही आप पूर्व में जाएंगे तो उतना ही नारी को क्या समझा गया है, निर्बल समझा गया है, कमजोर समझा गया है कि ये इनका घर का केवल काम काज करने के लिए ये समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। ऐसे लगता है कि औरत के पास दिमाग कम होता है, ऐसे लोगों की मान्यता है। बात समझ रहे हैं ना। उस व्यक्ति के पास, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, जो भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहेगा ना, वह व्यक्ति कभी भी जाहिल होगा, गंवार होगा और उसके पास डिसीजन लेने की जो क्षमता होगी वो कम होगी। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर का यही संदेश है कि नारी को शिक्षित होना चाहिए। अगर नारी शिक्षित रहेगी तो किसी डॉक्टर से या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से बात करने में उसके पास कोई हेजिटेशन नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे इस कहानी में एक औरत है जिसका नाम होता है वली अमाल। क्या नाम होता है, वली अमाल। और इसकी एक पुत्री होती है, बेटी होती है, जिसका नाम होता है पपाती, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं ना कि ये लोग शहर जाते हैं, शहर का नाम मदुरै होता है। और वहां पे जाने के बाद, चूंकि ये अशिक्षित होती है, कौन, वली अमाल, तो इसको तमाम तरह की समस्याओं को वहां झेलना पड़ता है। बात समझ रहे हैं, मतलब कि ठीक से उसे कैसे किसी से बात करना है, कौन से शब्द का यूज करना है, उसको आइडिया इसके बारे में नहीं होता है, जिसके चलते शहर में जा करके और वो बहुत रोती है। बात समझ रहे हैं ना। उसकी बेटी भी गुम हो जाती है। कारण ये होता है कि उसको ये भी पता नहीं होता है कि अगर जैसे आप अस्पताल में जाएंगे ना, तो वहां पे वार्ड नंबर लिखा रहता है। आप जाएंगे तो अस्पताल में अस्पताल की जो रंग होती है, रंग रोगन होती है, हर रूम का रंग रोगन एक समान कलर से होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको कमरा नंबर पता नहीं होगा, रूम नंबर पता नहीं होगा, तो आपको लगेगा कि हर एक रूम एक जैसा ही लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी अस्पताल में 500 या 200 या 300 कमरे हैं, ठीक है, और उसमें आप अपने पेशेंट को क्या कर दिए, एडमिट कर दिए, और आपने वहां पे रूम नंबर नहीं देखा या वार्ड नंबर नहीं देखा, तो आप टटोलते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन आपको अपने परिजन से मुलाकात नहीं होगी। कुछ ऐसा ही होता है वली अमाल के साथ। वह जाती है और वो नंबर तो लगा देती है, लेकिन नंबर लगाने के बाद
जब वो बाहर निकलती है अस्पताल से तो वह भूल जाती है कि उसने अपने बच्ची को, अपनी पुत्री को, पपाती को उसने कहाँ पे छोड़ा था। पपाती उसको नहीं मिल पाती है जिसके कारण वह खूब रोती है। तो अनपढ़ और अशिक्षित होने के कारण वली अमाल को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इस पाठ का यही संदेश है कि नारी को शिक्षित होना चाहिए। एक शिक्षित नारी जो होती है हर चीज के लिए सक्षम होती है, हर किसी से बात करने में सक्षम होती है, और बड़ी से बड़ी अगर उसके सामने प्रॉब्लम भी आता है तो उसका समाधान अपने बुद्धि विवेक से वो निकाल लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वर्णिका जो भाग 2 है, जो नगर चैप्टर है, जिसके कहानीकार सुजाता है, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सुजाता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेखक का नाम अगर हम बात करें तो लेखक का नाम क्या है? सुजाता। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लेखक का बात करें तो लेखक का नाम सुजाता है। वास्तविक नाम पूछता है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो सुजाता का वास्तविक नाम रंगराजन है। ठीक है, एस रंगराजन भी इनका नाम है। एस रंगराजन, एस से सा होता है ना, एस रंगराजन भी किसका नाम है? सुजाता का वास्तविक नाम है। इनका जन्म की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के चेन्नई में 3 मई 1935 को इनका जन्म हुआ था, और 27 फरवरी सन 2008 में इनकी क्या हुई? डेथ हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि कहानी तमिल भाषा में, किस भाषा में? तमिल। तो तमिल भाषा से हिंदी अनुवाद करने का काम किया के.ए. जमुना ने। किसने किया? के.ए. जमुना। प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि जो नगर चैप्टर है, ठीक है, इसको हिंदी में अनुवाद करने का काम किसने किया? ठीक है, के.ए. जमुना। एक और प्रश्न पूछेगा कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कहानी का जो स्रोत है, कहानी कहाँ से लिया गया है, तो ये कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसी से लिया गया है। और यह तमिल साहित्य के एक प्रमुख जो लेखक हैं, जिनका नाम क्या है? सुजाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है, और हिंदी में इसको अनुवादित जो किया है, ठीक है, के.ए. जमुना ने किया है। किसने किया है? के.ए. जमुना ने। अब हम लोग चलते हैं पाठ के सारांश की तरफ। पाठ की अगर हम सारांश की बात करें तो पाठ का सारांश का मतलब होता है किसी भी पाठ का जो संक्षिप्त परिचय होता है, जिससे संपूर्ण पाठ जो है ये छोटी सी चीजों से हम लोग समझ पाते हैं। इस चीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? सारांश कहते हैं। तो नगर पाठ का सारांश हम लोग देखेंगे। नगर पाठ आपका लेसन क्या है? 4 है। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, प्रस्तुत जो कहानी है ना, नगर कह रहा है कि व्यंग प्रधान कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है, ठीक है, जो आज ही मदुरै आई है। ठीक है, एक लड़की जो बीमार है, जो मेनिंजाइटिस से क्या है? ग्रसित है। क्वेश्चन पूछ देता है कि जो पपाती है वो किसकी पुत्री है? वली अमाल की, और उसे मेनिंजाइटिस हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि मेनिंजाइटिस हो गया है। मेनिंजाइटिस एक तरह का बुखार होता है, एक तरह का फीवर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि लड़की से संबंधित जो आज ही मदुरै आई है, मदुरै क्या है? शहर है। आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछेगा कि पपाती को किस शहर में लाया गया था? मदुरै। ठीक है, उसकी माँ का नाम क्या है? वलियम। अच्छा, बहुत सारे लोग इस नाम को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेल का नाम है कि फीमेल का नाम। तो माँ तो कभी मेल नहीं हो सकती है, माँ हमेशा क्या होती है? फीमेल। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो वली अमाल है वह एक औरत है, और वह किसकी बेटी? उसकी बेटी का नाम क्या है? पपाती है। और पपाती को कौन से शहर लेकर के आई है? मदुरै। कहाँ लेकर के आई है? मदुरै। अपनी पुत्री पपाती, यानी पपाती पुत्री है और वली अमाल माँ है, यानी कि वली अमाल की जो पुत्री है उसका नाम क्या होता है? पपाती। प्रश्न पूछेगा कि वली अमाल की पुत्री का क्या नाम है? पपाती। ऑप्शन में आपको दे देगा मंगमा, लक्ष्मी, नंजमा, पपाती। तो पपाती आप याद रखिएगा। अच्छा, मंगू पागल थे। मंगू क्या थी? ये पागल नहीं है, ये बीमार है, और कहाँ? शहर में ट्रीटमेंट के लिए उसकी माँ लेकर के गई होती है मदुरै, और वहां शहर का चकाचौंध देख करके और ये क्या हो जाती है? भ्रमित हो जाती है। और इवन वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं, जो नर्सेस होती हैं, ठीक है, उनसे वो सही से बात भी नहीं कर पाती है, हेजिटेट होती है, काफी हिचकिचाती है लोगों से बात करने में, जिसके कारण तमाम तरह की समस्याएं उसके सामने उत्पन्न होती है। साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। यानी कि यहाँ पे वो अस्पताल में जाती है। कौन अस्पताल में जाती है? कौन अस्पताल में जाती है? बड़े अस्पताल में कौन जाती है? वली अमाल। और वली अमाल की पुत्री का नाम क्या है? पपाती। तो पपाती जो है उसकी पुत्री को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। पपाती को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। आपको बता दें कि सबसे पहले जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो गांव के जो लोग होते हैं वो पहले तो प्रयास करते हैं कि बीमारी गांव में ही क्या हो जाए? ठीक हो जाए। लेकिन जब डॉक्टर उसे रेफर कर देता है कि यहाँ पे इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो फिर लोगों को शहर की ओर
मुड़ना पड़ता है। कह रहे कि उसकी पुत्री को बुखार हुआ था, गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टरों ने उसकी जांच कर उसे एडमिट करवा देने को कहा। वली अमाल अनपढ़, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। अनपढ़ को इंग्लिश में इलिटरेट या अनएजुकेटेड कहा जाता है। इलिटरेट या अनएजुकेटेड, शिक्षित जो व्यक्ति होता है ना, समाज में उसे रिस्पेक्ट मिलता है और वो कोई भी डिसीजन जो होता है, जो लेता है, उसे सही ज्ञान होता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो एक शिक्षित व्यक्ति कोई भी डिसीजन लेता है ना, तो वो न्याय संगत डिसीजन लेता है और क्विक डिसीजन लेता है। एक अनपढ़ व्यक्ति कोई डिसीजन लेने में बहुत हिचकिचाता है। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है ना, तो उसके मन में कई तरह के कंफ्यूजन भरे पड़े होते हैं, वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो नर हो या नारी हो, आप जैसे इसकी उदाहरण जो है ना, उदाहरण चाहे तो ले सकते हैं। जैसे एक साइकिल अगर आप खरीदते हैं और एक साइकिल में आगे की जो पहिया हो, जो चक्का हो, वो बहुत नया हो और पुराना वाला चक्का हो ही नहीं, तो आप उस साइकिल को अच्छे से नहीं चला सकते हैं। साइकिल को चलाने के लिए दोनों पहिया क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए नर और नारी दोनों की अहम भूमिका होती है। लेकिन लोग आज भी आप देखिएगा कि घर पे लड़का अगर कोई बात कहता है तो गार्जियन बातों को बहुत सीरियस लेता है। वही बात अगर कोई लड़की कहती है तो उसकी बातों को अनदेखा कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। 100 बात कहेगी फिर भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पेरेंट्स ही होते हैं जो नारी को, जो लड़कियों को कमजोर बनाने का काम करते हैं। आज आप देखिएगा जिस फैमिली की जो पेरेंट्स है ना, अगर वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी बच्चियों को, तो वो भी जो है इस समाज में अपना अच्छा स्टेटस बिल्डअप करते हैं। जैसे आप किरण बेदी का नाम आप सुने होंगे। किरण बेदी भी एक तो महिला थे जो कि बहुत अच्छी आईएएस हैं, आईएएस रहे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आज का चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप गर्ल्स का सपोर्ट करते हैं तो वो हर एक डिपार्टमेंट में अपना एक अच्छा नाम, अपना एक अच्छा पहचान और आत्मनिर्भर जो भारत आप कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन होता क्या है ना कि शुरू से हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा कमजोर समझा गया है, निर्बल समझा गया है, उनका टांग खींचने का काम किया गया है कि कैसे वो आगे न बढ़े। इसके लिए कई तरह की साजिश बनाई गई है, समझ रहे हैं ना। तो इन सब चीजों से व्यक्ति को आगे निकलना चाहिए और बच्चियों को हर तरह से सपोर्ट करना चाहिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके, वो डिपेंडेंट न रहे। क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर रहेंगे तो उनका शोषण कभी नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है ना, उसका शोषण नहीं होता है। और आप देखिएगा जो व्यक्ति दूसरे पर निर्भर होता है, लोग समाज में उसका बहुत शोषण करते हैं। आज भी आप देखिएगा दहेज की जो समस्या है हमारे समाज में, जो शिक्षित महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनके घर वाले उतना परेशान उनको नहीं करते हैं क्योंकि वो स्वयं से भी अपना जीविका चला सकती हैं। लेकिन जो अशिक्षित होती हैं, गंवार होती हैं, अनपढ़ होती हैं, अक्सर आप आए न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी को तेजाब से नहला दिया जाता है, किसी को पेट्रोल छिड़क के जला दिया जाता है। तो ये सारे अत्याचार किसके कारण होते हैं, ये बुराइयां किसके चलते पनपती हैं? ये सारी बुराइयां जो है और ये सारे अत्याचार अनपढ़ होने के कारण होता है। इसलिए इस पाठ से यह संदेश दिया गया है कि नारी को, लड़कियों को कभी अशिक्षित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशिक्षित होना समाज के लिए एक अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है। वली अमाल अनपढ़ जो है, अनपढ़ थी, क्या थी? अनपढ़ थी। वह इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं। पेशेंट किसे कहते हैं? इंग्लिश में एक वर्ड है पेशेंट। पेशेंट का अर्थ होता है रोगी, जिसको मरीज आप कहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो पेशेंट का भी अर्थ वो नहीं जानते थे। इतना अनपढ़, इतना गंवार थे कि वो पेशेंट किसे कहते हैं, पेशेंट का अर्थ क्या होता है, इतना भी वो समझदार नहीं थे। आप समझिए कि आप शहरों में जाते हैं और आज के समय में भारत में आप देखिएगा कि सबसे पसंदीदा जो भाषा है ना, वो अंग्रेजी बन चुका है। आप फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर के एक एक्टर और एक्ट्रेस को देखेंगे, वो सारे लोग मैक्सिमम वर्ड्स जो यूज करते हैं आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं। क्योंकि आज लोग समझते हैं इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति जो होता है बहुत शिक्षित होता है, बहुत रिस्पेक्टिव होता है, उसका इंप्रेशन भी सोसाइटी में बहुत अच्छा बनता है। चाहे क्रिकेटर की बात कर लीजिए, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में बात कर लीजिए, चाहे जितने भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, वो किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दूसरे दिन जब बड़े डॉक्टर पपाती को अनुपस्थित देखकर जानकारी लेते हैं
तो वह पता चलता है कि वह वहां से विदा हो चुकी है। होता क्या है ना कि उसे ठीक से पता नहीं होता है कि किस काउंटर पे वह पर्ची लगाएगी कि उसकी बच्ची का क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। पढ़ी लिखी नहीं है, वह जा करके अस्पताल में धक्का खाती है और वह कंफ्यूज होती है कि सच में मेरी बच्ची यहाँ पे ठीक होगी कि नहीं होगी। अंततः वह अस्पताल से लेकर के और विदा हो जाती है किसको, पपाती को। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की अवस्था अति अस्त व्यस्त हो गई है। आपको बताते हैं कि जो नगर होता है, जो महानगर होता है, जहाँ पे वहां पे बहुत क्राउडेड पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन होता है, वहां कोई किसी की नहीं सुनता है, हर एक व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है। जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त होती है कि अपनों का भी लोग हाल चाल वहां पे नहीं पूछते हैं, गैरों को कौन पूछता है। आपको बता दें कि इस कहानी में एक ऐसा सीन आता है जहां पे वली अमाल दुख के कारण बहुत रो रही है और एक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि आप थोड़ा सा साइड होकर के रोइए। कारण ये नहीं पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, कहता है वह व्यक्ति कि अगर तुमको रोना ही है तो साइड में हो करके रो। आप बताइए, इंसानियत शहरों में मर चुका है, मानवता मर चुका है, लोग कभी किसी की दुख समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे समाज में ऐसे बबरूपिया लोग हैं। बबरूपिया किसे कहते हैं, जो वेश बदल करके साधु बन जाता है, हालांकि वो रहता है चोर। बहुत सारे समाज में लोग क्या कर देते हैं, मतलब भरोसे को तोड़ देते हैं, आते हैं साधु के वेश में और लूट पाट करके चल जाते हैं, तो लोग दोबारा उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का सड़क पे दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इंसानियत जिनके अंदर होती है, वो अपना काम छोड़ करके उस आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं कि चलो इसको अस्पताल में ट्रीटमेंट करवा देते हैं। और वह आदमी क्या करता है, लालच में कह देता है कि इसी व्यक्ति ने मेरा क्या किया है, एक्सीडेंट किया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो गए आप क्या करने, नेकी करने, और वहां बदी हो जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वह लालच में कि वह व्यक्ति अब उसका क्या कराएगा, इलाज कराएगा और उससे कुछ पैसा हम ऐंठ लेंगे। तो आज के समय में कहीं एक्सीडेंट भी होता है ना, तो जल्दी लोग अपने हाथ से लोगों को छूते नहीं है, बल्कि वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। वीडियो बनाएंगे लेकिन अस्पताल नहीं ले जाएंगे। ये चीज आप देख लीजिएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि चंद पैसों के लालच में लोग इल्जाम लगा देते हैं कि एक्सीडेंट इसी ने किया है, इसलिए इलाज इसी को कराना पड़ेगा और मेरी देख रेख इसी को करनी पड़ेगी। इतने उतने पैसे लोग मांगने लगते हैं। तो अगर ये समाज में, हमारे समाज में ऐसा रहेगा तो क्या कोई किसी का इलाज कराएगा? अगर वह व्यक्ति यह करता कि जिस व्यक्ति का उसने अस्पताल में एडमिट कराया, उसका ये किया, अगर उसको प्रोत्साहित करता, उसको इनाम में कुछ देता कि बेटा या बेटी या जो भी है, जिस उम्र का व्यक्ति है, तुम्हारे चलते आज मेरी जिंदगी बच गई है, और वह उसको क्या करता, प्रोत्साहित करता, उसको इनाम देता, तो कभी भी कहीं पे कोई एक्सीडेंट होता तो लोग मदद की भावना से वहां जाते। लेकिन आज लोग नहीं जाते हैं, डर की भावना से कि कहीं हम ही जाएं और हम ही फंस जाएं तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। तो आज के समय में आप देखिएगा, आए दिन एक्सीडेंट हुआ रहता है, लेकिन कोई अपने हाथ से भी टच नहीं करता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि लालच में किसी व्यक्ति को आप फंसा दीजिए, और जब आप लालच में फंसा देंगे तो वह व्यक्ति दोबारा आपका मदद करने नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही कहानी है, जब आपने सुना होगा कि एक डाकू था जिसका नाम क्या था, खड़ग सिंह। क्या नाम था? खड़ग सिंह। समझ रहे हैं ना? एक डाकू था, ठीक है, और उसने चोर की भेष में आकर के और घोड़ा को चुरा लिया था, शरीफ बन करके घोड़ा चुरा लिया था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब जीत की हार एक कहानी है, जीत की हार एक कहानी है। उसमें यही संदेश दिया गया कि व्यक्ति को वेश बदल करके कभी किसी को ठगना नहीं चाहिए, अन्यथा की स्थिति में इंसानियत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहां पैसे पर खेल होता है, गरीब एवं ग्रामीण के लिए कोई जगह नहीं होता है। कुछ अस्पतालों की नियति जो है ना बहुत खराब है, वहां के रूल रेगुलेशन बहुत खराब होते हैं। जो आदमी आपको दक्षिणा दे दिया, कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, उस आदमी का काम आप जल्दी कर देते हैं। लेकिन जो गरीब है, जो लाचार है, जो विवश है, जो निर्धन है, उस व्यक्ति को कोई पूछता ही नहीं है। वह सुबह से शाम तक अस्पताल का चक्कर लगाते रह जाता है, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। आज जो वही 100-50 रुपए चढ़ावा चढ़ा देते हैं
अस्पताल के कर्मचारियों पर उनका काम जल्दी हो जाता है, उनका नंबर भी पहले आ जाता है और वो दिखा करके भी चले जाते हैं। तो रिश्वत भी, घूस भी अस्पताल में, शहरों में बहुत ज्यादा चलता है। उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गई तो डॉक्टरों ने कहा कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। उन्होंने कहा कि ये जो है ना मेनिंजाइटिस का केस है। मेनिंजाइटिस एक तरह का क्या होता है, फीवर होता है, और इसलिए फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टरों ने देखा, बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। जब मदुरै शहर लेकर के पपाती को वली अमाल जाती है कि वहां के डॉक्टर कहते हैं कि इंग्लिश में वो बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि एक्यूट, क्या कह रहा है, अक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, कि यह केस किसका है, मेनिंजाइटिस का। मेनिंजाइटिस एक प्रकार का क्या होता है, बुखार होता है। जैसे आप लोग, बुखार कई टाइप के होते हैं, समझ रहे हैं ना, कई टाइप के बुखार होते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे देखिए, बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। वली अमाल ने बड़े डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, बाबूजी आप बताइए क्या ये अस्पताल के शब्द हो सकते हैं? बाबूजी, ससुर जी, भसुर जी, देवर जी, क्या ये अस्पताल के शब्द होते हैं? नहीं, इस तरह के शब्द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। कभी भी डॉक्टर को आप डॉक्टर कहेंगे, नर्स को नर्स या सिस्टर बोल सकते हैं, भाभी नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप किसी अनमैरिड गर्ल जो काम कर रही हो, कहाँ पे, अस्पताल में, और उसको कहिए भाभी जी थोड़ा देख ना लीजिए, आंटी जी कह दीजिए, तो उसका तो दिमाग एकदम ऐसा मतलब इंजेक्शन देगी कि रोग ठीक ना हो लेकिन रोगी हमेशा के लिए उठ जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सिस्टर बोल सकते हैं, नर्स बोल सकते हैं। नर्स बेटर होता है कि नर्स को अगर आप सिस्टर बोलते हैं बेहतर होता है, क्योंकि अगर वो खुशमिजाज होती है तो आपका इलाज भी बढ़िया से करेंगे। और जहां उनका दिमाग खराब हुआ तो मवेशी वाली सुई लगा देंगे, भैंस वाली, है कि नहीं? ऐसे समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वली अमाल कहती है डॉक्टर साहब से कि बाबूजी, हैं, बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा पहले एडमिट करवा लें, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। क्योंकि केस बहुत ही क्रिटिकल था और मेनिंजाइटिस का केस काफी क्रिटिकल था, इसलिए डॉक्टर ने कहा कि मैं इसे स्वयं देखूंगा, आप पुर्जा बनवा करके इसको एडमिट करवा दीजिए। आप अस्पताल में जाते हैं तो डायरेक्ट तो एडमिट कोई होता नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पुर्जा लगवाना पड़ता है। तो यहाँ पे पर्चा उसने बनवाया नहीं और लगी घूमने, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे पर्चा बनेगा कि मेरी बेटी को मेरी बेटी एडमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कहा कि डॉक्टर धनशेखरन श्रीनिवासन को सारी बात समझा करके बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वली अमाल से कहा, ये लो सुनिए हुआ क्या कि यहाँ पे दो और डॉक्टर थे जो जूनियर डॉक्टर थे, एक डॉक्टर धनशेखरन थे और एक डॉक्टर श्रीनिवासन। तो आप देखेंगे ना कि जैसे कोई व्यक्ति MBBS का कोर्स वगैरह करता है ना, तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो ट्रेनिंग के लिए कहाँ भेजा जाता है? अस्पताल में। ये बड़े बड़े जो एम्स हैं, समझ रहे हैं ना, उस एम्स में आप देखिएगा एक डॉक्टर के साथ साथ 15-20 स्टूडेंट रहते हैं। वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ करके डायरेक्ट डॉक्टर बन गए, फाड़ना पेट शुरू कर दिया, लिया और टांगे और लिया छेनी, आज इसका बीमारी ठीक करते हैं, वैसा नहीं होता। पहले आपको सब कुछ देखना होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? कैंची, तलवार, उन सब से इलाज थोड़ी ना होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये कहा इस चीट को लेकर के सीधी चली जाओ। अब बताइए, कोई कहे कि बाबू सीधे चल जाना, तो सीधे का मतलब गाड़ी आ रहा है तो गाड़ी को तड़प करके नहीं ना जाएंगे, हैं? सीधे का मतलब कि एक तौर तरीका होता है कि नहीं होता? सुनिए, सीधे चली जाओ, सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन कह कि सज्जन को देना, बच्ची को लेटी रहने दो। वली अमाल चीट लेकर के सीधे चली गई कुर्सी पर। कुर्सी क्या थी? खाली पड़ी थी। अस्पताल में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ कर्मचारी बहुत ही लापरवाह होते हैं। आप जाएंगे तो जहां पे वो बैठते हैं उनसे मुलाकात नहीं होगी और बाद में जो है कहेंगे कि आप ही की गलती ठहरा देंगे, आप ही की गलती क्या कर देंगे? ठहरा देंगे। यहाँ पे देखिए, खाली पड़ी थी। थोड़ी देर बाद सज्जन अपने भांजे को भर्ती कराकर लौटे। वहां पे जो कर्मचारी था, जो परिचारी था, वह उसका भांजा भी क्या था? बीमार था और उसको भर्ती कराने के लिए वहां से गया हुआ था। सबको लाइन में लगाने को कहा कि सब लोग लाइन में लग जाइए। कह रहा है कि आधे घंटे के बाद वली अमाल से कहा इस पर डॉक्टर का दस्तखत नहीं है। अब यहाँ पे जब रिफर्ड केस होता है ना, सीरियस केस होता है ना, तो डॉक्टर उस पे क्या करता है? साइन कर देता है।
कि इसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाए, शिफ्ट किया जाए। तो यहाँ पे डॉक्टर के साइन कहाँ है, यह बात कहते हुए, ठीक है, नहीं है, दस्तखत करवा के लाओ। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दस्तखत करवा के लाओ, किसका, डॉक्टर का। फिर वेतन आदि के बारे में पूछकर चिट देकर कहा इसे लेकर सीधे जाकर बाएं मुड़ना, सीधे जाओ बाएं मुड़ो। अब 10 कदम जाकर के मुड़ना है कि 50 कदम जाकर के मुड़ना है कि 1 किलोमीटर जाकर के मुड़ो, सीधे जाओ बाएं मुड़ो। माने कहाँ, अस्पताल में तो बहुत सारे गेट भी होता है, आप देखते हैं ना, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी भीड़ होती है, तो भीड़ के कारण एक दरवाजा से तो काम चलने वाला नहीं है। बड़े अस्पताल में आप जाएंगे तो कई तरह का दरवाजा होता है, वहां पे तीर का निशान बना होगा, 48 नंबर कमरे में जाना है। वली अमाल को कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे देखिए उस व्यक्ति ने कमरा नंबर भी बताया कितना, 48, लेकिन वह पढ़ी लिखी होती तब तो पता चलता है कि 48 नंबर कमरा कौन है। बात समझ रहे हैं ना। तो 48 नंबर कमरे में जाने को कहा, लेकिन आपको बता दे कि वह इधर उधर घूमती रही। इधर उधर घूमकर एक कमरे के पास पहुंची, वहां के एक आदमी ने चिट ले लिया। कुछ देर बाद पपाती का नाम पढ़कर कहा इसे यहाँ क्यों लाई। अब बताइए, कहने का मीन्स है कि अगर आप सही जगह पे आप नहीं पहुंचेंगे, आपका पर्ची नहीं लगेगा, तो आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो वही हुआ, कल सवेरे 7:30 बजे आना। अब देखिए वह गई हुई है, उसकी बच्ची का सीरियस तबीयत खराब है, लेकिन उसको इतना भी आइडिया नहीं है कि कैसे हम अपनी बच्ची को यहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। अच्छा, जब तक एडमिट नहीं करेगी कोई डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेगा, नहीं करेगा। तो वह अस्पताल का चक्कर लगाती रही। कह रहा है कि अमाल भागी, चक्कर काट कर सीढ़ी के पास पहुंचे, बगल का दरवाजा बंद था, इसी में उसकी बेटी स्ट्रेचर पर क्या थी, पड़ी दिखाई दी। जब वह गई तब तक अस्पताल का दरवाजा क्या हो गया, बंद हो गया, और स्ट्रेचर पे उसकी बेटी क्या थी, लेटी हुई थी। अब उसको देख करके ये क्या करने लगी, रोने लगी। और इसका नंबर अभी तक लगा नहीं है। क्यों नहीं लगा है, आप बताइए क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वह एक अनपढ़ औरत है और उसे 48 नंबर का कमरा भी क्या होता है इसके बारे में भी पता नहीं है। बगल का दरवाजा बंद था, इसी में उसकी बेटी स्ट्रेचर पर दिखाई दी। पास वाले आदमी से गिड़गिड़ा कर बोली दरवाजा खोलिए। आप देखेंगे ना, कुछ लोग अस्पताल में बहुत आपको सताते हैं, परेशान करते हैं कि आप उनको कुछ क्या कर दीजिए, भेंट कर दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, कुछ चढ़ावा चढ़ा दीजिए, ताकि उनका पॉकेट क्या हो जाए, गर्म हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि मेरी बेटी अंदर है। उसने कहा सब बंद हो चुका है। वह चिल्ला रही है कि मेरी बेटी अंदर है, लेकिन वहां पे जो व्यक्ति दरवाजा बंद कर दिया है वो उसको खोलने का नाम नहीं ले रहा है, और वह कह रहा है कि अब सब बंद हो चुका है, कल 7:30 बजे आना। अब बताइए, शाम रात को कितना बजे, 3 बजे, ठीक है, 3 बजे आना। अस्पताल में आप जाएंगे ना तो वहां पे देखेंगे कि हर चीज का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। आप जब चाहें तब जो है पेशेंट से नहीं मिल सकते हैं। जब डॉक्टर का विजिट होता है ना, डॉक्टर राउंड पे होता है। राउंड समझते हैं, राउंड का मतलब होता है जब वो चक्कर लगाता है और पेशेंट को मिलते रहता है, तो वहां पे सबको अलाउड नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। डॉक्टर एक पेशेंट के साथ एक आदमी रह सकता है, लेकिन 2-4 लोग चाहे कि हम लोग डॉक्टर के पास जाए तो नहीं होता, गैदरिंग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और डॉक्टर, चूंकि डॉक्टर का माइंड अगर शांत नहीं रहेगा तो सही से इलाज भी नहीं। अच्छा, 4 लोग रहेंगे, 4 तरह की बात कहेंगे, ठीक हो जाएगी ना, कब ठीक होगी, खा नहीं रही है, सो नहीं रही, देख नहीं रही। अब वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा कि आपकी बात सुनेगा? आपकी बात सुनने से तो इलाज होगा नहीं। और लोग क्या होते हैं कि लोगों के अंदर भावनात्मक चीजों में लोग बह जाते हैं। यहाँ पे समझिए, इसी बीच एक आदमी ने कुछ पैसे दे करके, अच्छा, जो आदमी पैसा दे दिया, चढ़ावा चढ़ा दिया, पॉकेट गर्म कर दिया, उस व्यक्ति को अंदर कर दिया। यह अपनी बच्ची से मिलने के लिए तड़प रही है, लेकिन चढ़ावा नहीं चढ़ा रही है, इसलिए उसे जाने की इजाजत नहीं देता है। दरवाजा खुलवाया, कुछ पैसा दे दिया, एक आदमी कुछ पैसा दे करके दरवाजा को क्या कर दिया, खुलवाया। वली अमाल भीतर करे कि भीतर दौड़ गई। जब उसने देखा कि यह आदमी पैसा दे करके कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो भी अपने आप को नहीं रोक पाई और वो भी उसी के साथ भीतर दौड़ गई, ठीक है। और पपाती को कलेजे से लगाए, पपाती को, किसको, पपाती को कलेजे से लगाए, बाहर आई और फिर बेंच पर बैठ करके खूब रोई। कारण क्या था, वह अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, अपनी बच्ची को अस्पताल में एडमिट कराने में क्या थी, असमर्थ थे। आपको बता दे, फिर सोचा इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस चलती हूँ, वैद्य जी को दिखा दूंगी, माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, और अगर पपाती ठीक हो गई तो
वैदेश्वरण जी के मंदिर जाकर भगवान को भेंट चढ़ा दोगे। आप देखते हैं ना कि जिन महिलाओं के पास शिक्षा नहीं होता है ना, वह झाड़ फूंक, मंत्र, टोना टोटका, ओझा भूत पिचास, इन सब चीजों में बड़ा विश्वास करती है। लवंग पढ़ दीजिए, पानी पढ़ दीजिए, हे माई चढ़ावा चढ़ा देंगे, लड्डू चढ़ा देंगे, भखौती कर देंगी, अष्टजाम करा देंगे। देखिए 4 आना की मुर्गी और 12 आना की मसाला भाग देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? औरतों के पास क्या होता है, कमा रहा है वो ना समझ रहा है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, भखौती कर दिए, ये करा देंगे वो करा देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, सही से उसको रखेंगे नहीं बाल बच्चा को, और ये करा देंगे वो करा देंगे। इन सब चीजों में कभी भी आदमी को बहकावे में आकर के कुछ ऐसा मत भाग दीजिए कि जिसको भागे वो तो ठीक हो गया, लेकिन जो भखौती पूरा किया वही अस्वस्थ हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे वह कहती है कि अस्पताल के रवैया जो है ना शहरों में सही नहीं होता है, अशिक्षित व्यक्ति को तो और परेशानी होता है, अनपढ़ आदमी को और परेशानी होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो कहानी है खत्म हो गया, और इस कहानी का यही संदेश है कि पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां, इसलिए शिक्षा से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपकी शिक्षा जो है ना, आपकी जो शिक्षा है वो हर तरह की समस्याओं को का समाधान करने का एकमात्र साधन होता है। बस